हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पेपर 1 का पार्ट बी यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने वाले हैं। 2020 नए सिलेबस के अनुसार दोस्तों हम कवर कर रहे हैं और 2014 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को देख लेंगे, जिसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश की भू आकार की, और इसके अंतर्गत 2020 में मालवा का पठार जो है वो पूछ लिया गया था, और इस बार नर्मदा सोन घाटी आने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश की वनस्पति, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की मृदा, समस्या ग्रसित मृदा, खनिज, उद्योग, ऊर्जा और राज्य की आपदाग्रस्त जनजातियों के संदर्भ में विशेषतः पूछा गया है। ये रहा मध्य प्रदेश का सिलेबस। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं 2014 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों टोटल 65 क्वेश्चन है। इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज एक पार्ट आया है और कल जो है वो इसका सेकंड पार्ट आपको मैं कवर कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है मध्य भारत का पठार। तो ये 5th मार्कर और 3 मार्कर दोनों के हिसाब से है। तो देखिए, जब भी आपको कोई पठार पूछा गया है तो आप ये जरूर देखें कि उसका क्या पूछा गया है। उसका पर्यटन पूछा गया है, या उसकी नदियां पूछी गई हैं, या उसकी भौगोलिक स्थिति पूछी गई है। तो पूछा गया है मध्य भारत का पठार। तो सबसे पहले आप यहाँ पर, यदि आपको अक्षांशीय रेखा या आपको इसका अक्षांशीय विस्तार याद नहीं है, तो आप इसकी अवस्थिति लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये क्या लगता है, मध्य भारत का पठार है। और यहाँ पर जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो आप याद रखेंगे 32,896 वर्ग किलोमीटर, और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.7% आता है। यहाँ पर जो है नदियां, आप नदियां भी लिख सकते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो दोस्तों चंबल आ जाती है, सिंध आ जाती है, पाहुज आदि इसमें क्या आ जाती है, नदी आ जाती है। और मृदा जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे कीमती खनिज। मध्य प्रदेश किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पन्ना में हीरा। मध्य प्रदेश में 100% जो है वो हीरे का उत्खनन किया जाता है। और पन्ना की खदानें, तो आप हीरा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तांबा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीज भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रमुखता जो है वो हीरा। मध्य प्रदेश की 2 नदियों के नाम बताइए जो दरार घाटी में बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। दोस्तों नर्मदा और ताप्ती जो क्या होती हैं, जो दरार घाटियों में बहती हैं और किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बनाती है, 2015 का क्वेश्चन था। धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और यहीं पर बंदर पूंगनी नामक स्थान स्थित है, और आप इसकी ऊंचाई भी लिख सकते हैं 18 मीटर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति। ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, तो आपको जितने पठार हैं वो सब बहुत अच्छे से कर लेने हैं। कृषि जलवायु प्रदेश अच्छे से कर लेने हैं। मध्य प्रदेश की जो फसल क्षेत्र है वो बहुत अच्छे से कर लेने हैं। और मैं आगे एक ज्योग्राफी का लगभग 2 लेक्चर आएंगे पूरी ज्योग्राफी के, और आपको पूरी ज्योग्राफी आपको मैं कवर कराने वाली हूँ मेंस के हिसाब से। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति, तो अक्षांशीय विस्तार याद है तो ठीक है, और नहीं है तो नर्मदा सोन घाटी का और मालवा के पठार का अक्षांशीय विस्तार तो आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये डायरेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल यही लिखेंगे कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या आता है, बुंदेलखंड का पठार। उत्तर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दतिया की जो भांडेर है वो कहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में। तो इसका जो क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, और समुद्र तल से आप यहाँ पर ऊंचाई, यदि आपको याद है कि उत्तर में 155 मीटर से लेकर दक्षिण में 400 मीटर तक इसकी क्या है, ऊंचाई है। बुंदेलखंड के पठार की जो प्रमुख नदी है, जिसे बेतवा के नाम से जाना जाता है, बेतवा हो गया, केन हो गया, है ना, खुद्दार नदी, ये सब क्या है, बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट, टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, दोस्तों टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, जिसे तमसा के नाम से जाना जाता है, और ये कैमूर की पहाड़ी सतना से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये 2 श्रृंखलाओं का समूह है। पहला कैमूर, दूसरा आता है भांडेर। जबकि देखिए ये मैकाल पर्वत नहीं, ये गलत है। यहाँ पर कैमूर पर्वत और भांडेर पर्वत से मिलकर क्या बना है, विंध्याचल पर्वत बना है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो जो पूछा गया है आप उससे एक एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लिखें
जो आपके आंसर को आकर्षक बनाए। मध्य प्रदेश की हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में पूछा गया था 2018 में, तो पन्ना जिले से होता है। इसकी प्रमुख खदानें लिख देंगे कि मझगवा जो है भागीरथी नदी के किनारे हीरा जो है उत्खनित होता है। मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र, कागज उद्योग के बारे में पूछा गया है, तो याद रखेंगे नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपानगर में है, ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में, सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर, होशंगाबाद में। बहुत आईएमपी, बिल्कुल आप इनको याद रख लें, रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है ये। नेशनल न्यूज पेपर मिल नेपानगर में, ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में, और सिक्योरिटी पेपर मिल आ जाता है होशंगाबाद में। और महीन कागज जो है बनाने का कारखाना इंदौर में स्थित है, महू इंदौर में। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव पहाड़ी से, इंदौर की जानापाव पहाड़ी के वांचू पॉइंट से जो है, वांचू पॉइंट, चंबल नदी को मैंने कवर कराया है, आप एमपी जीके की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो वांचू पॉइंट है यहां से निकलती है। और दोस्तों ये एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 965 किलोमीटर, मध्य प्रदेश इसकी कुल लंबाई कितनी है, 965। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्रमुख 3 फसलों के नाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो सबसे अधिक गेहूं, उसके बाद चावल और उसके बाद सोयाबीन। और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल बोया जाता है, मध्य प्रदेश में गेहूं। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवं ऊंचाई, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा पर्वतमाला की? सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादक जिले, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और दतिया। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ये 2019 का क्वेश्चन है। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल और दतिया में गन्ना उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखिए, तो अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ जो है ये क्या है, 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, कि कपास की खेती करने के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? तो सबसे पहले तो जब कपास याद आता है तो काली मिट्टी याद आती है और मालवा का क्षेत्र याद आता है। दूसरा, यहाँ पर वर्षा, तापमान और आर्द्रता, ये आप याद रखेंगे। जलवायुवीय दशाएं जो है, आपको यदि इनका तापमान याद हो, वर्षा याद हो, है ना, कि 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, जो मानसूनी सम जलवायु होनी चाहिए, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नजदीक होती हैं? तो देखिए याद रखेंगे, जब खंबात की खाड़ी में, जब दोनों नदियां जो है चूंकि खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और यहीं पर क्या होती है, एक दूसरे के सबसे नजदीक होती है। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन था ये, मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली 3 जनजातियों के नाम। तो याद रखेंगे, बैगा और बैगा गोंड जनजाति, है ना, और साथ ही साथ यदि हम बात करें तो गोंड, बैगा और खासी तो ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर भील जनजाति और भारी जनजाति भी क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। तो ये आप याद रखेंगे। बैगा जो है ये पोंडू कृषि के नाम से करती है, जो गोंड जनजाति है ये बेबार के नाम से करती है, और जो दजिया कृषि हो गया, चिमाता कृषि हो गया, ये कहाँ पर, भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि है। तो आप इससे सुधार लें, भील जनजाति, चिमाता और दजिया नामक कृषि जो है ये करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के चारों स्थित राज्यों के नाम बताइए और इनका अक्षांशीय, राज्य का अक्षांशीय देशांतर विस्तार बताइए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लें, 2016 का क्वेश्चन है कि राज्य का जो अक्षांशीय विस्तार, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से लेकर 74 9 से लेकर 82 48 पूर्वी देशांतर के बीच में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। और मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए याद रखेंगे, राजस्थान, गुजरात से 2 जिले मिलती है, झाबुआ, अलीराजपुर, महाराष्ट्र 9 जिले, छत्तीसगढ़ से जो है वो 5 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश साझा करता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशनों के नाम लिखिए। 3 ताप विद्युत केंद्रों के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है वर्ष 1953 में बना था, सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र था। आप सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल सारणी के बारे में लिख सकते हैं, आप विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के बारे में लिख सकते हैं, सिंगरौली में,
उच्चावच तथा स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। पूछा क्या गया है? बघेल खंड के बारे में। जब भी एमपी की ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसका मैप जरूर बनाएंगे, ये आप बिल्कुल याद रखें। यदि आपको 3 नंबर में भी पूछा गया है ना, यदि आपको ये पूछा गया था सबसे कम साक्षरता वाले, तो लिखा तो सबने होगा 2 जिले, क्योंकि पेंटेक्स का जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे? मध्य प्रदेश का मैप बना देंगे और यहीं पर जो है ये कहीं का कहीं जा रहा है ना पेन, तो यहाँ पर आपको झाबुआ और अलीराजपुर जो है ये आप भी नोट कर देंगे। ठीक है, तो बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड का पठार सबसे पहली बात आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सोन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, सोन नदी घाटी का दक्षिणी क्षेत्र, ये क्या है? बघेलखंड का पठार। और यहाँ पर आप बिल्कुल इसका क्या लिख सकते हैं? आप इसका शांति विस्तार याद है तो आप वो लिख सकते हैं, जिले लिख सकते हैं, कौन सी शैल समूह है, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आद्य महाकल्प और जुरैसिक काल के समूह पाए जाते हैं। चट्टान लिख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चट्टानें मिलती हैं, शैल समूह मतलब वही कि कौन सी यहाँ पर चट्टानें मिलती हैं, वन यहाँ पर कैसी है, वर्षा यहाँ पर कैसी है, मृदा यहाँ पर कैसी है, नदियां यहाँ पर क्या है, और कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती हैं, और फसल क्या है। तो ये सब क्या आता है? किसी भी पठार का यदि आपसे भौगोलिक वर्णन पूछा गया है तो आप उसका मैप बताएं, आप उस पठार को डिनोट करें और जितने भी उससे संबंधित जानकारी भौगोलिक रूप में आती है वो सब आप इसमें लिखेंगे। चंबल नदी के प्रवाह प्रणाली के भौगोलिक विवरण दीजिए। चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। तो दोस्तों जो चंबल नदी है ये इंदौर के जाना पाव से निकलकर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। आप मैप जरूर बनाएंगे, 2017 का भी ये क्वेश्चन है। और इस पर 3 प्रमुख परियोजनाएं स्थित हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। तो जो इसकी प्रवाह प्रणाली है वो कैसी है? तो जो चंबल नदी है उसका उद्गम, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे क्या क्या है, इसको जो इस तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि उद्गम लिखेंगे, उद्गम के बाद में आप क्या लिख सकते हैं? इसकी लंबाई लिख सकते हैं, फिर इसके बाद में इसकी सहायक नदियां लिख सकते हैं, है ना, तो इसकी सहायक नदियां आ गई। इसके अलावा इसके प्रमुख यदि कोई बांध बने हुए हैं तो आप उनके बांधों के बारे में बताएंगे और किससे कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है वो भी बता देंगे कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, दूसरा आता है गांधी सागर बांध, मंदसौर में स्थित है और है ना 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और तीसरा आता है जवाहर सागर जो कि कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है, इससे 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद में आप इसका महत्व भी लिख सकते हैं। अब जब नदी प्रणाली है तो इसका कुछ महत्व भी होगा, जलापूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए, ये क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये क्या हो जाता है? इसका महत्व हो जाता है। विंध्याचल बघेलखंड पठार, फिर से पूछ लिया गया है बघेलखंड पठार को, और जैसा कि अभी हम पढ़कर आए थे कि बघेलखंड का पठार या कोई भी पठार पूछा जाए तो उससे संबंधित भौगोलिक विशेषताएं हमें कम से कम 5 से 6 पॉइंटों में हमें लिख देना है और मैप जरूर बताना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का वर्णन, विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों का, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो पूछ लिया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन देखिए, चाहे कान आपको सीधा पकड़वाए आयोग या तो दोस्तों दूसरी तरफ से पकड़वाए, लेकिन क्या है, पकड़ना तो कान ही है। मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, आपको समझना है, उसकी प्रकृति को समझना है और हमें आंसर लिख देना है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, मध्य प्रदेश में जैसे कि चीनी उद्योग हो गया, मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा या वस्त्र उद्योग हो गया, मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग हो गया, मध्य प्रदेश में वनस्पति घी उद्योग हो गया, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। चीनी कच्चा माल गन्ना चाहिए जो कि कृषि पर आधारित है, सूती वस्त्र कच्चा माल का पास होता है, कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना जो है वो यदि हम बात करें नागदा उज्जैन में स्थित है, वनस्पति घी सबसे बड़ा प्रमुख क्षेत्र गंज बासौदा और इंदौर सहित मध्य प्रदेश में कुल 10 वनस्पति घी बनाने के कारखाने हैं। सूती वस्त्र की बात हम करें तो बुरहानपुर में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल खोली गई थी 1906 में, और सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र मिले हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कल्याणी, स्वदेशी कॉटन मिल, ये सब कहां पर आती है? इंदौर में। सोयाबीन, सोयाबीन भी क्या है? तो सोयाबीन भी यदि हम बात करें
मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि देवास जिले से प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। कुल देश का कुल 51.3% सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। आप ये लिख सकते हैं, वर्णमाला जो है आपको वर्णमाला में दिया होगा और वर्णमाला जैसे आप बिल्कुल इसको छाप सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है वो आपकी मीन्स की होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोयला संचित राशि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कोयले की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र और एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सिंगरौली आता है, सुहागपुर आता है, उमरिया आता है, जोहिला कोयला क्षेत्र आता है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में जिनमें सबसे प्रमुख सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सिंगरौली और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया। सबसे यदि हम बात करें यहाँ पर सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की, तो मोहपानी, पेंच, कानन घाटी ये कहाँ के आते हैं? ये आते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में। तो यदि आपसे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कोयले के बारे में पूछा गया था। तो ये आप लिखते हैं, दो भागों में बांट दें कि एक साइड लिखेंगे सिंगरौली को मध्य भारत कोयला क्षेत्र, एक साइड लिखेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और उनके ही प्रकार और उनका जो है वो एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की नई वन नीति का वर्णन कीजिए। तो 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति जो आई थी, यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी जानकारी नहीं है, अब वन नीति आई है तो हम इसको कॉमन सेंस के माध्यम से हम इसे इस आंसर को लिखेंगे। अब वन नीति आई है तो वन नीति क्यों आई होगी? वनों का संरक्षण करने के लिए, वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए। अब कुछ ऐसी होगी वनों में क्या मिलती है? लकड़ियां मिलती हैं, औषधियां मिलती हैं, तो उनका प्रसंस्करण करने, उनका संरक्षण करने, उनका संवर्धन करने पर बल देने के लिए अपराधों को जो वन से संबंधित अपराध है, वन अपराधों को कम करने के लिए ये नई नीति जो है वो लाई गई थी। साथ ही यहाँ पर जो जनजातियां निवास करती हैं, उनकी अपनी संस्कृति होती है, तो जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करने के लिए जन भागीदारी से वन प्रबंधन करने के लिए भैया स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक कर दिया जाए कि यदि आपके यहाँ पर
तो यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार से सख्त नीति जो वन नीति आई है उसका पालन 2005 की वन नीति का पालन न होना भी क्या है निराकरण का कारण है। मेरा आपके उपाय क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि जो वन अपराधों की एक सूची तैयार करनी चाहिए, कठोरता के साथ जितने भी वन नियम बने हुए उनका पालन होना चाहिए। तकनीकी तथा सूचना का प्रयोग करना चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, अन्य तकनीकियों के माध्यम से कि कहाँ पर वनों की कटाई हो रही है। जो आरक्षित क्षेत्र है क्या वहां पर भी किसी भी प्रकार का क्षरण हो रहा है, वन विभाग के द्वारा अवैध कटाई पर रोक लगानी चाहिए। जब स्थानीय लोग भी क्या होंगे जागरूक होंगे तो ये इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना ये भी क्या जाता है, इसका निदान पशु चारण पर रोक लगानी चाहिए, है ना। पशु चारण पर क्योंकि जो अवर्गीकृत वन है वहीं पर क्या हो सकता है पशु चारण हो सकता है, जबकि आरक्षित और संरक्षित वनों पर पशु चारण का क्या होता है प्रतिबंध होता है। तो स्पष्ट कहा मध्य प्रदेश में वन संरक्षण के लिए प्रभावी नीति की क्रियान्वयन की आवश्यकता है। सीमेंट उद्योग का विवरण 2015 में आया था, 2019 में भी अभी हम पढ़कर आए कि मध्य प्रदेश में कैमूर में सबसे मध्य प्रदेश की बागवान में सबसे पहली फैक्ट्री लगी थी, उसके बाद में कैमूर फैक्ट्री में सीमेंट की फैक्ट्री है, नीमच में भी सीमेंट फैक्ट्री है 1980-81 में लगी थी। मेहर जो महिला सीमेंट फैक्ट्री है, इसकी डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है, धार सीमेंट फैक्ट्री है, ये याद रखें। सोयाबीन उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश देखिए, सबसे ज्यादा जो है लगभग 51% मध्य प्रदेश क्या करता है सोयाबीन का उत्पादन करता है। और मालवा को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, और सबसे ज्यादा मालवा में सोयाबीन का क्या होता है उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं, फिर क्षेत्र लिख सकते हैं, फिर महत्व लिख सकते हैं। तो क्षेत्र पूछा गया तो क्षेत्रों के साथ साथ भी इंदौर में होता है, उज्जैन में होता है, उज्जैन में, इंदौर में, देवास में, शाजापुर, मुर्शिदाबाद, सीहोर, मंदसौर और रतलाम में जो है वो सोयाबीन की खेती की जाती है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में ग्लाइसिन है ना, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैग्नीज का अभी एक बार तांबे का पूछ लिया गया था, अब फिर मैग्नीज का पूछ लिया गया। तो मैग्नीज का लगभग 59% 59% जो है वो क्या किया जाता है, मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। और बालाघाट जो है, बालाघाट की भरेली खदान जो है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पटजरिया खदान है, भरेली खदान है, कड़म झीली खदान है, ऊंचे पानी खदान है, डमरा खदान है ना, सावली खदान है, सीधा खदान है, चिकवाला खदान, ये क्या है छिंदवाड़ा सिवनी की प्रमुख खदान है। बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी तीनों जगह की मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। मध्य प्रदेश का 35वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश को प्रमुखता यदि हम बात करें तो 3 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश को 3 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो पहला आता है मध्य उच्च भूमि, दूसरा आता है सतपुड़ा का पठार और तीसरा आता है पूर्वी पठार या बुंदेलखंड का पठार। फिर उसके बाद मध्य उच्च भूमि में ही 5 पठार आते हैं, बुंदेलखंड का पठार आता है, इसी के अंतर्गत जो है नर्मदा सोन घाटी आती है, रीवा पटना का पठार आता है, इसी के अंतर्गत जो है वो मालवा का पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है। इस प्रकार से आप जो है डायग्राम बना के इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है कि सबसे पहले आप सिनॉप्सिस बना के ऐसे भी आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पठार, एक छोटा सा मैप बनाएंगे और फिर उसके बाद मालवा का पठार। मध्य प्रदेश की वन संपदा की प्रमुख विशेषताएं, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा के बारे में पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में आप लिखेंगे अभी तो 2021 की क्या 2022 की भी वन रिपोर्ट आ चुकी है, वर्ष 1987 से प्रति 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है।
नेक्स्ट